9/11 की रात 9:30 पर CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके हमरा US के सीनियर ऑफिशियल्स को बताते हैं कि उनके काउंटर टेररिज्म सेंटर ने ये पता लगाया है कि 9/11 इंसिडेंट के पीछे उसामा बिन लादेन और अलकायदा का हाथ है। 9/11 के 2 हफ्ते बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI अपनी रिपोर्ट में कहती है कि हाईजैकर अलकायदा से बिलोंग करते थे। सितंबर 11, 2001 के अटैक के ठीक 9 दिन बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉल अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन और इनके एसोसिएट्स को अमेरिका के हवाले करें। सितंबर 21, 2001 9/11 के 10वें दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश अफगानिस्तान को ये अल्टीमेटम देते हैं कि वो उसामा बिन लादेन को साथियों समेत अमेरिका के हवाले करे, नहीं तो मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हो जाए। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के सुप्रीम कमांडर मुल्ला मोहम्मद उमर US की इस डिमांड के जवाब में US को कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन के इन्वॉल्व होने के सबूत फराम करे, तभी वो उसामा बिन लादेन को US के हवाले करेंगे। मुल्ला उमर के इस जवाब के बाद सितंबर 26 को CIA के जासूस अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं और एंटी तालिबान लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। ये प्लान बनाया जाता है कि किस तरह तालिबान गवर्नमेंट को चलता किया जाए और इस मकसद के लिए मोहम्मद फहीम, ताजिक, अब्दुल रशीद दोस्तम, उज़्बेक और हामिद करज़ई पश्तून जैसे लोगों के साथ इलाक किया जाता है। जब ये प्लान फाइनल हो जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर देता है, जिसको ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम का नाम दिया जाता है। यहाँ से वो जंग शुरू हुई जो अगले 20 साल तक जारी रही और यही जंग वजह बनी जिसने अफगानिस्तान में तालिबान मिलिट्री को मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया है। हो सकता है आप मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो, मगर चलें इस क्लेम को जरा तफसील से डिस्कस करते हैं। जब 2001 में US ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो US ने अपनी आर्मी को डायरेक्टली अफगानिस्तान में नहीं उतारा, बल्कि पहले एयर अटैक के जरिए अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुसलसल 2 हफ्ते तक ये बमबारी जारी रही और आखिर 2 हफ्तों के बाद पहली बार US और नेटो ममालिक की अफवाज अफगानिस्तान की जमीन पे उतरी। जंग शुरू होने के 2 हफ्तों बाद तक अफगानिस्तान में तालिबान फोर्सेस के एसेट तबाह हो चुके थे और इवेंचुअली दिसंबर 6, 2001 को जब तालिबान का गढ़ कंधार फतह हुआ तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी और ये सारा कुछ जंग शुरू होने के 2 माह में हुआ। US और नेटो फोर्सेस खुश थी कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव काफी हद तक अचीव कर लिए हैं और उन्हें अब उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर की तलाश के साथ साथ अफगानिस्तान की फैब्रिकेटेड रिकंस्ट्रक्शन करनी थी। इस मकसद को पूरा करने के लिए और दुनिया को शो ऑफ करने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू US ने हामिद करज़ई को 2002 में लोया जिरगा के थ्रू अफगान ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इंटर्म प्रेसिडेंट बना दिया, जो बाद में 2004 के अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। व्हाइट हाउस आर्काइव के एक आर्टिकल ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 1 ईयर ऑफ एकम्प्लिशमेंट के मुताबिक अफगानिस्तान में 1 साल के दौरान 27 ममालिक के 14,000 फौजी तैनात थे। 1 साल के दौरान अफगानिस्तान पर 24,000 बम गिराए गए, जिनमें 13,000 प्रिसीजन गाइडेड बम थे। इन बम्स को गिराने के लिए फाइटर प्लेन ने 2700 बार और बम्बर्स ने 1725 बार उड़ान भरी और पहले साल के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिका के सिर्फ 52 सोल्जर हलाक हुए और 200 के करीब जख्मी। अगर आप इन सारी डिटेल का एनालिसिस करें तो क्लियरली US और नेटो फोर्सेस के सामने तालिबान का कोई मैच नहीं था और US लेड फोर्सेस ने तालिबान को बहुत इजीली डिफीट करके अपनी मर्जी की पॉपेट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में विद इन 1 ईयर इंस्टॉल कर दी थी। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। 2005 के आगाज में तालिबान दोबारा नमूदार होना शुरू हुए और इस बार उन्होंने जंग लड़ने के तरीकाकार में तब्दीली की। तालिबान जिन्होंने जंग के स्टार्ट में अमेरिका और नेटो अफवाज के साथ डायरेक्ट लड़ाई की अप्रोच को अपनाया था, इस बार डिफरेंट अप्रोच के साथ मैदान जंग में उतरे। डायरेक्ट लड़ाई के बजाय अफगानिस्तान तालिबान ने खुदकुश बम धमाके और IEDs का इस्तेमाल करना शुरू किया,
जो काफी इफेक्टिव साबित हुआ। जनवरी 2005 से अगस्त 2006 के दरमियान अफगानिस्तान में 64 खुदकुश धमाके हुए, जिनमें तालिबान ने अमेरिका और नेटो फोर्सेस के साथ साथ इनके इत्तेहादियों को भी भरपूर निशाना बनाया। तालिबान की अफगानिस्तान में दोबारा बहाली की शुरुआत अफगानिस्तान में अमेरिका और मगरब मुखालिफ जज्बात में इजाफे के साथ मुताबिकत रखती है, और इन एहसासात को बढ़ावा इसलिए भी मिला कि अफगानिस्तान में तमीर नौ इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थी। अमेरिका और नेटो की बमबारी से बेगुनाह लोग मर रहे थे। अमेरिकी हिरासती मराकज में कैदियों के साथ बदसलूकी की जाती थी और अफगान गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर करप्शन आम थी, जिससे अफगानों के दरमियान अमेरिका से नफरत और तालिबान के लिए नरमी बेदार हुई। यही वजह थी कि अफगान तालिबान को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलना शुरू हुई और न्यू फाइटर भी तालिबान को ज्वाइन करने लगे। यहाँ तक कि सितंबर 2009 में अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन फोर्स के कमांडर जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने ये तंबीह की कि अगर अफगानिस्तान में फोर्सेस की तादाद को ना बढ़ाया गया तो ये जंग यूएस विद इन अ ईयर हार जाएगा, जबकि उस टाइम अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस की तादाद 53,000 के करीब थी। इसके अलावा 32,000 फौजी नेटो ममालिक के भी यूएस के हेल्प के लिए अवेलेबल थे। ऑन टॉप ऑफ दैट अराउंड 2.5 लाख अफगान नेशनल आर्मी के लोग भी यूएस के शाना बिशाना खड़े थे। फिर भी दिसंबर 1, 2009 को यूएस ने फर्दर 30,000 फौजी अफगानिस्तान में भेजने की मंजूरी दी। इस तरह अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने वाली फोर्सेस की तादाद अराउंड 3,65,000 तक थी और इस फोर्स के पास दुनिया की लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी थी। फिर भी डिजायर रिजल्ट ना मिलने पर बराक ओबामा ने जून 2010 को जनरल मैक्रिस्टल को हटाकर जनरल डेविड पेट्रियस को अफगानिस्तान में कमांडर तैनात किया। इस जंग में मेजर डेवलपमेंट तब हुई जब मई 2, 2011 को एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। चूंकि यूएस अफगानिस्तान में काफी मुश्किलात से दोचार था, इसीलिए जैसे ही ओसामा बिन लादेन हलाक हुए यूएस को फेस सेविंग मिल गई कि हम जिस मकसद के लिए आए वो अब पूरा हो गया है और अब टाइम आ गया है कि यूएस अफगानिस्तान से निकल जाए। इस प्लान पर अमल करते हुए यूएस ने यह डिसाइड किया कि वो 2011 के आखिर तक अपने 30,000 फौजियों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा और 2014 के आखिर तक जंग में हिस्सा लेने वाले यूएस और नेटो के सारे फौजी अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। सिर्फ वही आर्मी पर्सनल अफगानिस्तान में रहेंगे जो अफगानिस्तान नेशनल आर्मी की ट्रेनिंग के फराइज सरअंजाम देंगे। मगर हामिद करजई को ये बात मालूम थी कि जैसे ही यूएस और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकलेंगी, तालिबान अफगानिस्तान में दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने यूएस के साथ बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन नहीं किया और 2014 में अपनी प्रेसिडेंसी से छुट्टी करवा दी। यहाँ से एंट्री हुई अशरफ गनी की और उन्होंने आते ही यूएस के प्रपोज बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसके मुताबिक यूएस और नेटो 28 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान में अपने सारे कॉम्बैट मिशन खत्म करेगा और सिर्फ अपने 13,000 फौजी अफगानिस्तान में रखेगा जो अफगान नेशनल आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह के काम सरअंजाम देंगे। बेसिकली इस एग्रीमेंट की बदौलत यूएस को लीगल कवर मिल गया कि वो अफगानिस्तान में अपना सेटअप बनाए रखे। लाइक यूएस बेस अफगानिस्तान में रहेंगे, यूएस ड्रोन स्ट्राइक कर सकेगा। कहने को तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी मगर चलेगी यूएस की वगैरह वगैरह। इसी एग्रीमेंट के थ्रू यूएस ने तालिबान से लड़ने के लिए अफगान नेशनल आर्मी को आगे किया और खुद अपनी जान बचा के पीछे हट गया। यहाँ से फिर यूएस और अफगान नेशनल आर्मी की अफगानिस्तान में उल्टी गिनती शुरू हुई। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल बढ़ता गया और बिला आखिर यूएस को तालिबान से बातचीत स्टार्ट करना पड़ी, क्योंकि यूएस को ये आइडिया हो गया था कि यूएस के 13,000 फौजी और अफगान नेशनल आर्मी तालिबान का मुकाबला अब नहीं कर सकेंगे। और आखिरकार यूएस को तालिबान के सामने 29 फरवरी 2020 को घुटने टेकने पड़े और ये डिसाइड किया गया कि यूएस के तमाम फौजी अफगानिस्तान सॉइल को 14 मंथ्स की डेडलाइन में छोड़ देंगे
और फिर जिस तरह यूएस वहां से निकला आप भी बेहतर जानते हैं। इस जंग में यूएस ने अपने 2.313 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, अपने 2402 सर्विसमैन को मरवाया और 20,713 सर्विसमैन को जख्मी करवाया, मगर यूएस को इस जंग में मिला क्या? आज वही तालिबान जिनके पास ईयर 2000 में कुछ भी नहीं था, अब 7 अरब डॉलर अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट के मालिक हैं, जिसमें दुनिया के मोस्ट एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट शामिल हैं, जिसकी एस्टिमेट तादाद कुछ इस तरह से है। हमवी 22,174, अमेरिकन मिलिट्री ट्रक 8,000, आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल M117 634, मैक्स प्रो माइन प्रूफ व्हीकल 155, M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर 169, पिकअप ट्रक्स 42,000, मशीन गन 64,363, रेडियोस 1,62,043, नाइट विजन गूगल्स 16,035, असल्ट राइफल 3,58,530, पिस्टल 1,26,295 और आर्टिलरी पीसेस 176। इसके अलावा मोर देन 30 ब्लैक हॉक 4 C-130 और बहुत सारे ट्रेनर जहाज। इसके अलावा बहुत से ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं जिनको यूएस फोर्सेस ने जाते वक्त डिसेबल कर दिया था, वो भी तालिबान के कब्जे में हैं और चाइना रशिया जैसे मुमालिक तालिबान से बातचीत करना चाहते हैं। इसके साथ साथ तालिबान वाहिद ऐसी पावर हैं जिन्होंने विद इन 40 ईयर 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी और यही चीज मेरे ख्याल में इनको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड बनाती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर शेयर करिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।